देखो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कॉस्ट अकाउंट का बेसिक करवाया था। बेसिक मतलब कॉस्ट अकाउंट क्या होता है, उसमें कुछ कुछ छोटी छोटी बातें, कुछ कुछ नए नए वर्ड्स मेरे को बताने थे, जैसे ओवरहेड क्या होता है, प्राइम कॉस्ट क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, है ना। ये कुछ कुछ चीजें मैंने बताई थी कॉस्ट के बारे में। कॉस्ट के 3 एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। मटेरियल 2 टाइप के, लेबर 2 टाइप के, एक्सपेंसेस 2 टाइप के, ये सब कुछ कुछ मैंने बताया था। ठीक है, तो वो सारी जो चीजें मैंने बताई थी वो बेसिक चीजें थी। कॉस्ट पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत उतना नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, अब हम मेन मुद्दे की बात करते हैं जिससे पेपर में क्वेश्चन आता है और आएगा। तो यूनिट नंबर 1 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है मटेरियल। टॉपिक का नाम क्या है? मटेरियल। अच्छा, कॉस्ट अकाउंट में सबसे एक पहले से मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं आप लोगों को। डिस्क्लेमर समझते हो ना? कॉस्ट अकाउंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग है ना, शब्दों पे मत जाना, उसकी भावनाओं पर समझना। मतलब एक ही चीज को वो 4-4 5-5 अलग अलग वर्ड से वो रिप्रेजेंट करता है। जब आप कोई चीज को पढ़ोगे, मैंने आप लोगों को कल एक वर्ड बताया था, ओवरहेड। ओवरहेड का दूसरा नाम होता है ऑन कॉस्ट, ONCOST, ऑन कॉस्ट। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड है जिसके बहुत सारे सिनोनिम्स आप लोगों को मिलेंगे। तो हमको कभी भी शब्दों पर नहीं जाना है, उसकी मीनिंग पर जाना है। ठीक, तो ये पूरे कॉस्ट अकाउंट पे लागू होता है। वो धीरे धीरे आप लोग क्वेश्चन पढ़ोगे तो बनाते बनाते समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो मैंने टॉपिक लिखे हुए हैं, तो यूनिट नंबर 1 बेसिकली किसको कवर करता है? मटेरियल को कवर करता है। और इसके और में आपको मिलेगी एक थ्योरी, कॉस्ट अकाउंट की बेसिक थ्योरी वगैरह ये सब आता है। तो हम क्योंकि प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैं अभी प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं। थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप लोगों को मैं एग्जाम के टाइम पे, अभी जरूरी नहीं थ्योरी पढ़ना, एग्जाम के टाइम पे बात करेंगे। अच्छा, अब मटेरियल के नाम से आप लोगों को जब अपनी बुक का सिलेबस को खोलोगे ना, इंडेक्स को, तो आपको ये सारे नाम देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे नाम चैप्टर के अंदर में टॉपिक बन बन के मिलेंगे। चैप्टर का नाम कुछ और है। चैप्टर का नाम है मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल ये नाम है, कॉमन चैप्टर है। अब उसमें लिखा रहेगा परचेस एंड इशू, तो ये दोनों आ जाएगा। और टेक्निक्स एंड कंट्रोल करके आएगा तो उसमें ये सारी चीजें आ जाती है। तो अपने को अभी चैप्टर के नाम का लोड मत लो ज्यादा। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को, जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेगी आप लोग उसके साथ एडजस्ट हो जाओगे। ठीक है, तो मैं अब आप लोगों के साथ आज एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। टॉपिक का नाम है परचेस एंड इशू ऑफ मटेरियल। ठीक है, परचेस एंड इशू ऑफ मटेरियल, टॉपिक का नाम है परचेस एंड इशू ऑफ मटेरियल। बच्चे लोग इस चैप्टर को, इस टॉपिक को इसके टॉपिक के नाम से नहीं जानते, इस टॉपिक को लीफो फीफो के नाम से जानते। जैसे आप किसी से बात करोगे ना इन जनरल कि भाई तू परचेस एंड इशू ऑफ मटेरियल चैप्टर पढ़ा है क्या, नहीं बोल देगा। लीफो फीफो पढ़ा है क्या पूछोगे ना तो हाँ बोलेगा, क्योंकि वो कैची नाम है ना, जल्दी याद हो जाता है। और ये तो टेक्निकल नाम है, तो लोग इसको नहीं समझते, इसको समझते। तो कोई भी पूछेगा ना लीफो फीफो चैप्टर, हाँ मतलब वो इसकी ही बात कर रहा है, परचेस एंड इशू ऑफ मटेरियल की। ठीक है, चलो तो अब अपन टॉपिक में एंट्री करते हैं। यहां पर आप लोगों को 2 मेन इंपॉर्टेंट नाम दिखे, एक दिखा परचेस और दूसरा दिखा आपको इशू। किस चीज का परचेस हो रहा है? मटेरियल का। क्या चीज इशू हो रही है? मटेरियल। ठीक है, तो इस टॉपिक को समझने के लिए पहले अपन है ना एक सिचुएशन रखते हैं अपने सामने। मान लो एक फैक्ट्री है, मान लो एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री में क्या होता है? प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। चलो अब मैन्युफैक्चरिंग बोल दिए तो एक मेरा उसमें सवाल, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में क्या डिफरेंस है? और मैन्युफैक्चरिंग मतलब, और प्रोडक्शन मतलब? मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता है, जैसे मैं कल होटल का एग्जांपल ले रहा था समोसा बनाने की बात, तो समोसा आपने प्रोड्यूस किया कि मैन्युफैक्चर किया? कभी हम ये यूज नहीं करते समोसे के लिए, लेकिन मैन्युफैक्चर हुआ है कि प्रोड्यूस हुआ है? मैन्युफैक्चर हुआ है, ठीक बोल रहे हो। मतलब जो चीज हमारे नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, बस हम उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। जैसे किसान धान लगाता है,
धान, तो उससे चावल प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे आपने बोला जीरो से बनाना, तो धान कुछ मटेरियल के यूज हुआ क्या धान बनाने में? वो तो बीज लगाया, और बाकी सारी चीज वो नेचर से इकट्ठा करके एक्सट्रैक्शन हुआ है। जैसे जमीन में कोयला दबा हुआ है, बस उसको मशीनें लगा के क्या करते, बाहर निकालते, तो कोयले का प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चर। जो चीज को बनाया नहीं जा सकता उसको प्रोड्यूस किया जाता है, जो नेचर देती है हमको। और जो चीज आप बोले कि असेंबल किया जाता है उसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। फिर उसमें आप कोई भी एग्जांपल बैठा सकते हो, ठीक है। तो चलो हम अब बात करेंगे फैक्ट्री की। तो फैक्ट्री में, अच्छा, अब कॉस्ट अकाउंट हम पढ़ रहे हैं ना, तो अपन अल्टरनेटिवली प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग वर्ड यूज करते रहेंगे, तो उससे कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है। प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग का काम होते रहता है कहां पर, फैक्ट्री में। और हम जो टॉपिक अभी स्टार्ट किए हैं मेनली किससे रिलेटेड है, मटेरियल से। तो कोई भी चीज का आप प्रोडक्शन करोगे या मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो काहे की जरूरत पड़ेगी, मटेरियल की। मटेरियल की जरूरत पड़नी है, तय है। अब फैक्ट्री में मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, तो मटेरियल कैसे आप कहीं से खरीद के ला के अपने पास स्टोर करोगे कि फैक्ट्री में स्टोर कर देते हो? तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि अगर आप किसी चीज की प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आपको मटेरियल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो मटेरियल आप ला के एक जगह उसको क्या करते हो, स्टोर करते हो। तो स्टोर कहां करते हो उसको, वेयर हाउस बोल लो, गोडाउन बोल लो, स्टोर बोल लो, तीनों का अल्टरनेटिवली अपन कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो मैं एक छोटा सा वर्ड यूज कर रहा हूं, स्टोर, या वेयर हाउस भी बोल लो, एक ही मतलब है सबका, ठीक है। तो फैक्ट्री में मटेरियल की जरूरत पड़ती है, तो हम पहले ला के उसको कहां रखते हैं, स्टोर में रखते हैं। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी तो हम उसको फैक्ट्री में भेजते हैं, ठीक है। अब स्टोर में मटेरियल कहां से आता है, किससे परचेज करते हैं, सप्लायर से, ठीक है। किससे खरीदते हैं हम मटेरियल, सप्लायर से। तो मान लो ये सप्लायर है, मैं जो ये आप लोगों को बता रहा हूं ना, ये बहुत काम आने वाली चीज है क्वेश्चन बनाते समय। मतलब अगर आपको इसका लॉजिक समझ में आ गया तो क्वेश्चन आप इजीली बना लोगे, ठीक है। तो हम मटेरियल लाते किससे, सप्लायर से, ठीक। तो आपको पिक्चर में भी 3 हीरो मिल गए, कौन कौन, सप्लायर, स्टोर और फैक्ट्री। आप अभी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आप अपने आप को कहां बैठाओगे, स्टोर में। आपको अभी जवाबदारी किसकी दी गई है, स्टोर की। आपको फैक्ट्री के बारे में नहीं सोचना है, मतलब आपको पॉइंट ऑफ व्यू जो रखना है वो स्टोर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातें करनी है, ठीक है। स्टोर में सामान आ रहा है और स्टोर से सामान जा रहा है, उसके बेस पर अपन इनपुट और आउटपुट डिसाइड करेंगे, ठीक है। देखो मैंने अभी बताया फैक्ट्री में मटेरियल की जरूरत पड़ती है, तो फैक्ट्री में मटेरियल कहां से आता है, स्टोर से। और स्टोर में मटेरियल कहां से आता है, सप्लायर से, ठीक है। तो पहला स्टेप तो वही होगा कि सप्लायर से मटेरियल आया। सप्लायर से मटेरियल आया, तो सप्लायर से मटेरियल आएगा तो आप यहां पर गाड़ी में माल लोड करोगे और यहां पर मटेरियल जो है गोडाउन में आ जाएगा, ठीक है। अब मटेरियल आया तो आपने यहां पर पूरा रख दिया, स्टोर करवा दिया पूरा, ठीक। तो अब स्टोर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ मटेरियल आया कि गया, आया। तो इसको अपन बोलते हैं रिसिप्ट ऑफ मटेरियल। मैं अभी वर्ड यहां पर परचेज बोल रहा हूं, किया हमने परचेज है, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ है, मटेरियल रिसीव हुआ है, रिसिप्ट, मटेरियल का रिसिप्ट हुआ है, किसको, स्टोर को। अब फैक्ट्री में मटेरियल की जरूरत है तो हम यहां से मटेरियल भेजेंगे फैक्ट्री वाले को, है ना। खरीदते हम बल्क में, लेकिन यूज थोड़ा थोड़ा करते हैं। तो जैसे ही हम फैक्ट्री में मटेरियल भेजेंगे तो इसको बोलेंगे इशू, इसको क्या बोलेंगे, इशू। मतलब मटेरियल आया और फैक्ट्री से स्टोर से फैक्ट्री में मटेरियल गया, तो इससे मटेरियल आया, इससे गया। इतनी बात समझ में आई। अब मेरे को आप लोग बताना, फैक्ट्री में आपसे मंगाया गया, आपको कहां की जवाबदारी दी गई, स्टोर की। आपको बोला गया कि आप 100 किलो मटेरियल भेज दो फैक्ट्री में, आप 100 किलो भेज दिए, फैक्ट्री में प्रोडक्शन का काम चला, 80 केजी का यूज हुआ, बाकी 20 केजी बच गया, तो फेंक दोगे 20 किलो को। भाई आप घर में किचन में कोई खाना बनाता होगा
4 टमाटर निकाल लिए सब्जी बना लेंगे, 3 टमाटर यूज हुआ, 1 टमाटर बच गया तो फेंक दोगे टमाटर को, वापस फ्रिज में डालोगे कि नहीं? तो वही तो फैक्ट्री वाला भी करेगा कि भाई जो मटेरियल बच गया तो उसको क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, स्टोर को क्या कर देगा, वापस कर देगा। तो उसको हम बोलेंगे रिटर्न टू स्टोर। इसको हम क्या बोलेंगे, रिटर्न टू स्टोर। एरो को ध्यान देखना ना, एरो। तो बताओ रिटर्न टू स्टोर एक काम हुआ है, तो इसमें स्टोर में मटेरियल आया कि गया, आया। तो मटेरियल जब भी स्टोर में आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिसिप्ट बोलते हैं। क्लियर है? अब स्टोर में आपने परचेस किया, परचेस किया तो क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट होता है, पूरा मटेरियल जो आता है पूरा क्वालिटी चेक करता है, कुछ खराबी रहेगी तो वापस कर देता है, भैया दूसरा दो बदल के। तो स्टोर में ऐसा कुछ क्वालिटी चेकिंग का काम हुआ होगा, पता चला कि भाई इतना मटेरियल डिफेक्टिव है तो इस भाई को वापस कर दो जिससे खरीदे थे। ठीक है, तो जैसे ही हम स्टोर से सप्लायर को मटेरियल वापस करेंगे, मतलब क्या बोल रहा हूं यहां पर, रिटर्न टू, तो यहां पर स्टोर से मटेरियल गया कि आया, तो इसको हम बोलेंगे इशू। इसको हम क्या बोलेंगे, इशू। मतलब मैं आप लोगों को दो वर्ड सिखाना चाह रहा हूं। एक वर्ड सिखाना चाह रहा हूं रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब मटेरियल का स्टोर में आना, और इशू मतलब मटेरियल का स्टोर से जाना। ठीक है, रिसिप्ट, इशू, इशू, रिसिप्ट, ये 4 सिचुएशन समझ में आई, कब मटेरियल आता है और कब जाता है। अब स्टोर में आ जाओ वापस। स्टोर में एक चूहा घूम रहा था, स्टोर में एक चूहा घूम रहा था, ठीक है, 1 किलो मटेरियल खा गया। अरे थोड़ा थोड़ा करके, एक बार में नहीं खाया, 1 किलो मटेरियल खा गया। तो बताओ अब चूहा खाया मटेरियल, तो स्टोर से मटेरियल बढ़ा कि कम हुआ? अब आप लोगों ने अलग टाइप का लॉजिक मत लगा लेना, है ना, मैं मटेरियल की बात कर रहा हूं। मटेरियल कम हो गया कि नहीं, मतलब स्टोर से मटेरियल कम हो गया, मतलब फिर भी उसको क्या मानेंगे, इशू ही मानना है। उसको बोलते हैं लॉस ऑफ मटेरियल। वो मैं चूहा का तो एक एग्जांपल लिया, वो किसी भी कारण से हो सकता है। जैसे पेट्रोल पंप की अगर मैं बात करूं, तो डिपो से जब पेट्रोल टंकी तक आता है तो कितना % तो पेट्रोल हवा में उड़ जाता है। आप भी अपनी गाड़ी का टंकी खोल के रख देना, 1 घंटे बाद आके देखना 1 लीटर का आधा लीटर हो जाएगा, क्या पता पूरा ही उड़ जाएगा। पेट्रोल की एक नेचर होती है ना हवा में उड़ जाना, तो वैसे ही मटेरियल कुछ होता होगा ऐसा नेचर का जो अपना वेट लूज कर देता है। तो किसी भी कारण से अगर मटेरियल का लॉस हो जा रहा है आपके स्टोर में पड़े पड़े, तो मतलब उसको हम क्या मान रहे हैं, मटेरियल गया। और मटेरियल गया मतलब उसको क्या मानना है, इशू ही मानना है। ठीक है, इसको क्या मानना है, इशू ही मानना है। चूहा लिख देता हूं, इसको भी क्या मानना है, इशू। अब सुनो ध्यान से मेरी बात। अब ये सब जो काम हो रहा है, स्टोर में एक आदमी को बैठाया जाता है, ये सब हिसाब किताब रखने के लिए एक इंसान को बैठाया जाता है। उस व्यक्ति का नाम होता है स्टोर कीपर। भाई मटेरियल आया, मटेरियल गया, उसका हिसाब किताब कौन रखेगा, कोई ना कोई तो होगा ना रखने वाला। तो उस बंदे को बोला जाता है स्टोर कीपर। अभनपुर जानते हो, अभनपुर एक शहर है यहाँ पे, वहां पर थोड़ा सा अंदर जाना, एक बारूद फैक्ट्री है, वहां मेरा दोस्त इसी पोस्ट पर काम करता है, स्टोर कीपर है। स्टोर कीपर जो होता है, डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत बड़ा पोस्ट हो सकता है ये। ठीक है, मतलब बहुत जवाबदारी वाला काम है, पूरा मटेरियल का देख रेख करना, पूरा मटेरियल का हिसाब किताब रखना, वो आपकी जवाबदारी है। तो आप अपने आप को भी क्या मान के चलोगे, स्टोर कीपर, और आप यहाँ पर स्टोर में बैठे हो, तो आपको ये हिसाब लगाना है कितना मटेरियल आया और कितना मटेरियल गया। ठीक है, और कैसे मटेरियल आता है कैसे मटेरियल जाता है मैंने आपको बता दिया। ठीक, स्टोर कीपर को ये पूरा हिसाब रखने की जवाबदारी दी गई है। तो स्टोर कीपर कैसे रिकॉर्ड करेगा ये सब ट्रांजेक्शन्स को, जर्नल एंट्री नहीं करे। कॉस्ट अकाउंट में जर्नल एंट्री नहीं है, कॉस्ट अकाउंट में जर्नल एंट्री नाम का कोई चीज नहीं है। स्टोर कीपर को एक
क्या रफ कागज में ऐसे पर्ची में बना के रख देगा कि प्रॉपर कोई रजिस्टर होगा उसका। स्टोर कीपर एक अकाउंट मेंटेन करके चलता है, उसको बोला जाता है स्टोर लेजर अकाउंट। इस अकाउंट को क्या बोला जाता है? स्टोर लेजर अकाउंट। ठीक। स्टोर लेजर अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है मालूम है? नहीं, नाम भले पुराना है लेकिन फॉर्मेट आप लोगों के लिए नया है। कॉपी चौड़ी वाली लेना, नहीं तो स्टोर लेजर अकाउंट का लाइन बाहर निकल जाएगा उधर से। यहां पर लिखते हैं डेट, यहां लिखते हैं रिसिप्ट, यहां लिखते हैं क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, यहां पर लिखेंगे इशू, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट और बैलेंस। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। तो स्टोर कीपर की जवाबदारी होती है कि वो हिसाब जो अपना है ना, जो मटेरियल आया और गया, उसको इस टाइप के एक स्टोर लेजर अकाउंट के फॉर्मेट में वो मेंटेन करेगा। ठीक है। अब मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले रिसिप्ट और इशू समझाया था। तो जितना भी रिसिप्ट आ रहा है, जितना भी मटेरियल कहीं से भी आया, उसको हम कहां एंट्री करेंगे? रिसिप्ट वाले कॉलम में। क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी रहेगी उसको यहां रखेंगे, रेट को यहां डालेंगे, क्वांटिटी और रेट का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा। ठीक है। वैसे ही इशू, इशू मतलब कितना मटेरियल गया, तो क्वांटिटी की जगह क्वांटिटी डालो, रेट की जगह रेट डालो, दोनों मल्टीप्लाई करो, आपको क्या मिल जाएगा? अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है। अब बैलेंस मतलब कितना आया माइनस कितना गया, तो कितना बचा उसको हम बोलेंगे बैलेंस। क्लियर है? और यहां पर डेट डालते जाना, जिस जिस डेट पे ट्रांजेक्शन होते जाएगा। इतनी मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? तो ये है भाई इस टॉपिक का काम। परचेस एंड इशू ऑफ मटेरियल में आप लोगों को स्टोर लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा हर क्वेश्चन में। आप लोगों को क्या बनाने के लिए बोलेगा? स्टोर लेजर अकाउंट। अब स्टोर लेजर अकाउंट बनाने के 9 मेथड होते हैं, 8 या 9 मेथड, मेरे को एकदम कंफर्म याद नहीं है, लिखूंगा तब पता चल जाएगा। इसके बनाने के कितने मेथड होते हैं? 9। 9 बोल लो, बाद में देख लेंगे कम ज्यादा जो भी होगा। और इसमें से 9 में से 4 मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू के 4 लिखो नाम। मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग स्टोर लेजर अकाउंट। भाई चाय मंगवाऊं क्या? है व्यवस्था है, बोलोगे तो मंगवा देता हूं। मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग स्टोर लेजर अकाउंट। पहला मेथड होता है फीफो मेथड, फर्स्ट इन। दूसरा होता है लीफो मेथड। तीसरा होता है एवरेज प्राइस मेथड। एवरेज प्राइस मेथड के 2 और मेथड होते हैं, एक होता है सिंपल एवरेज मेथड, और दूसरा होता है वेटेज एवरेज मेथड। ठीक। चौथा, इसके बाद अगला मेथड होता है हीफो मेथड। हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। पांचवा मेथड होता है मीफो मेथड।
इसको बोलते हैं हीफो, इसको बोलते हैं मीफो। ठीक, 5 हो गए। छठवा लिखोगे स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। सातवां लिखोगे स्टैंडर्ड प्राइस के बाद लिखोगे बेस स्टॉक प्राइस मेथड। आठवां लिखोगे रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। और 9वें नंबर पर लिखोगे इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। नौ मेथड है। अगर एवरेज को भी अलग अलग कर दोगे तो 10 हो जाएगा। टोटल कितने मेथड है? 9 मेथड है। ठीक है, एवरेज को अलग अलग करोगे तो 10। पहला मेथड है फीफो, दूसरा है लीफो, उसके बाद है एवरेज प्राइस मेथड, फिर है हीफो, फिर मीफो, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, बेसिक स्टॉक प्राइस मेथड, रिप्लेसमेंट और इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। ठीक है, जिसमें से अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट बोलूं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 हो गए, और एक स्टैंडर्ड प्राइस। ये 4 मेथड पेपर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपन पढ़ेंगे तो पूरा, छोड़ेंगे कुछ नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर का ट्रेंड चेंज हो रहा है ना, एक चीज याद रखना, अभी यूनिवर्सिटी में बहुत सारा नया रिक्रूटमेंट हुआ है। नया रिक्रूटमेंट मतलब बहुत सारे अभी नए नए लोग स्टाफ आ गए हैं बन के। तो जो पुराना जो ट्रेंड चल रहा था ना, कि पुराने जो प्रोफेसर होते थे वो अपने हिसाब से जो ट्रेंड चलता था पिछले 5 साल में से ही कोई एक क्वेश्चन आएगा तो अपन गैस कर लेते थे कि ये आएगा, तो हम कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते कि आएगा। ठीक है, तो पढ़ना तो पूरा पड़ेगा नॉलेज के हिसाब से, बाकी एग्जाम टाइम पे हम जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो उसकी भी हम प्रैक्टिस करके जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इस चैप्टर में पढ़ने के लिए अगर सबसे ज्यादा समय लगेगा तो लीफो और फीफो को पढ़ने में सबसे ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मतलब 20-22 क्वेश्चन होंगे। बाकी के जितने मेथड है सब में 2-2 3-3 ही क्वेश्चन है। ठीक, मतलब अगर मैं बोलूं ये दोनों मेथड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, और बाकी के जो है ना इसमें ज्यादा 1-1 2-2 ही क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना और आगे बढ़ना है। डिफिकल्टी लेवल सब हलवा है, हाँ, कुछ कुछ डिफिकल्ट नहीं है, प्लस माइनस करने आता है ना आपको, बस उससे ज्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो मैं अब आप लोगों को एक एक करके एक एक मेथड कराते जा रहा हूं। तो हम पहले आज स्टार्ट करते हैं फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। एक और डिस्क्लेमर देना है कि सर जब इस क्वेश्चन को बनाते हैं ना तो बहुत इजी लगता है, जब हम बनाने बैठते हैं ना तो माइनर मिस्टेक प्लस माइनस में बहुत हो जाती है। ठीक है, मैं एकदम इजी क्वेश्चन लूंगा, देखना मैं बनाऊंगा, आप लोगों को लगेगा अरे बहुत अच्छा है, लेकिन आप एक बार बनाने बैठोगे ना तो क्योंकि पहली बार बना रहे हो तो पक्का गलती होगी कहीं ना कहीं। ठीक, चलो फीफो मेथड। फीफो मेथड क्या होता है सुनो। फीफो मेथड शॉर्ट फॉर्म में फीफो बोलते हैं और फुल फॉर्म है इसका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो एक एग्जांपल मैंने कल की क्लास में दिया था आप लोगों को कि आपके घर में जैसे खाना बन रहा है, खाना बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए टमाटर निकाली गई फ्रीज से। ठीक है, तो आपके फ्रीज में मान लो पहले से आधा किलो टमाटर रखा हुआ है और आप 1 किलो टमाटर और लाके रख दिए। तो अब सब्जी बनाने के लिए टमाटर कौन सा वाला यूज करोगे, पहले से पड़ा वाला कि अभी जो नया लाया वो पुराना वाला? क्यों? क्योंकि खराब हो जाएगा। तो फीफो मेथड है ना, ये जितने भी मेथड है एक प्रकार का स्टॉक मेंटेन करने के मेथड होते हैं। भाई स्टोर कीपर का काम क्या है? स्टॉक मेंटेन करना। तो मैं बोल सकता हूं स्टोर कीपर का काम स्टॉक मेंटेन करना, इसके लिए वो क्या बनाता है? स्टोर लेजर। तो स्टॉक मेंटेन करने का ये मेथड होता है। तो मैंने फ्रिज का एग्जांपल लिया था हमारे किचन का। फीफो मेथड मेडिकल शॉप वाला भी अप्लाई करता है। दवाई लेने जाते हो तो एक होती है, मान लो उसके पास 4 पत्ते रखे क्रोसिन के, 2 पत्ते जो हैं उसकी एक्सपायरी अभी 1.5 साल बाद है, और 2 पत्ते ऐसे कि उसकी जो एक्सपायरी अभी अगले महीने है, कौन सी पहले बेचेगा? तो वो फीफो ही लगा रहा है वो भी। तो डिपेंड करता है आप कौन से नेचर ऑफ प्रोडक्ट में डील कर रहे हो।
तो उसके हिसाब से ये मेथड लगता है। हमको ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा मेथड कब लगता है, हमको बोला जाएगा कि ये इस मेथड से सॉल्व करके बताओ क्वेश्चन को। ठीक है, आपका वो सवाल नहीं आएगा कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा मेथड लगाते हैं, आपका सवाल ये रहेगा कि इस मेथड से ये सवाल बना के बताओ। ठीक है, तो फीफो मेथड जो होता है इसमें यह माना जाता है कि जो स्टोर है, स्टोर में जो मटेरियल पहले आया था उसको पहले क्या करना है, इशू करना। स्टोर में जो मटेरियल पहले आया था उसको क्या करना है, पहले इशू करना। बस इसी कॉन्सेप्ट से हमको काम करना है। तो चलो इसका एक अपन क्वेश्चन बनाते हैं सीधा। चलो ये दिख रहा है क्वेश्चन आप लोगों को, क्या हो गया? ये क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को। इलस्ट्रेशन नंबर 4, जिस बुक से आप लोगों को पढ़ना है ये वही बुक है। इसमें एग्जाम्पल 4 बोल रहा हूं तो आपको उस बुक में भी इलस्ट्रेशन 4 मिलेगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 4, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर, क्या बनाने बोल दिया, showing issue of material for the month of December under which method, first in first out method। तो कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो ये क्वेश्चन की डिटेल है, इस डिटेल के बेस पे आपको सवाल बनाना है। तो देखना हमेशा आपको क्वेश्चन में रिसिप्ट दिया रहेगा, रिसिप्ट, ये जितना ये बॉक्स मैंने कवर किया यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, रिसिप्ट की डिटेल। रिसिप्ट मतलब क्या होता है, मटेरियल का आना, और साइड में आपको कहे की डिटेल दिया हुआ है, इशू की, मटेरियल जाना। क्वेश्चन पढ़ते समय हमेशा याद रखना क्वेश्चन को डेट वाइज पढ़ना है, रिसिप्ट और इशू वाइज नहीं पढ़ना है, आपको डेट वाइज पढ़ना है। देखो सबसे पहले अगर मैं बोलूं तो कौन सी डेट है, 3। अब रिसिप्ट को ये पढ़ लोगे तो 18 तारीख दिख रहा है, लेकिन इशू में जाओ, इशू में कौन सी तारीख है, 4। 4 के बाद कौन सी तारीख है, 10। उसके बाद कौन सी तारीख है, 18 के बाद कौन सी तारीख है, 20। 20 के बाद 28, फिर 30। क्वेश्चन ऐसे पढ़ना है। अगर आप ऐसे ऐसे पढ़ लिए तो क्वेश्चन भी गलत बना दोगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व होगा डेट वाइज। ठीक है, डिपेंड करेगा कि कैसे वो दिया हुआ है। हेलो, हाँ रुको मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजता हूं। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को क्वेश्चन जो पढ़ना है डेट वाइज पढ़ना है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन। रिसिप्ट इशू, 3 दिसंबर को क्या हुआ, 200 किलो आया, ये क्वांटिटी है। कितने रुपए किलो वाला, 20 रुपया। तो इसकी वैल्यू निकालोगे तो 200 इंटू 20 करोगे तो कितना होगा, नहीं सॉरी 4000 होगा, है ना, 4000। ठीक है, 3 तारीख के बाद कौन सी तारीख है, 4 तारीख। कभी भी इशू करते समय आपको रेट नहीं दिया रहेगा, रेट जो दिया रहेगा ना, रेट वो हमेशा आपको रिसिप्ट के लिए दिया रहेगा, इशू का डेट नहीं दिया, क्योंकि जो मटेरियल आया जिस रेट का है उसी को तो इशू करोगे ना, उसका रेट थोड़ी आप चेंज करने बैठे हो। तो रेट जो है इशू में कभी भी नहीं दिया रहेगा, सिर्फ क्वांटिटी इशू कितना के वो दिया रहेगा और कौन से डेट पे इशू है वो दिया रहेगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को मैं बनाता हूं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको फॉर्मेट खींचना पड़ेगा। हाँ भाई, यहां पर आप मटेरियल बेच थोड़ी रहे हो, अपने स्टोर से उठा के अपनी फैक्ट्री को भेज रहे हो, तो वहां पे बेचोगे तो प्रॉफिट लगाओगे ना। हाँ हाँ हाँ, नहीं भाई इमोशनल हो गया था थोड़ा सा। नहीं ये सब सवाल आने चाहिए दिमाग में, ये सवाल आने का कारण ये है कि आप उसको उतने डिटेल में सोचने लग गए।
स्टोर लेजर अकाउंट, फीफो मेथड, डेट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। आप लोगों को ऐसा नहीं लिखना है, मैंने तो ऐसे ही लिख दिया उसको। देखो अब यहां पर एंट्री करना चालू, आप लोगों को यहां पर ऑब्जर्व बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। ऑब्जर्व नहीं करोगे तो आप लोगों से भी गलत बनेगा। सबसे पहली डेट कौन सी है? 3 दिसंबर 2000, 3 दिसंबर जो भी सन होगा। कभी कभी क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस भी दे दिया रहता है, इस क्वेश्चन में नहीं है, पहला क्वेश्चन इसलिए ओपनिंग बैलेंस नहीं है। ओपनिंग बैलेंस मतलब पहले का बचा हुआ मटेरियल। तो ओपनिंग बैलेंस अगर किसी क्वेश्चन में दिया रहेगा तो डायरेक्ट हम उसकी एंट्री कहां से करना स्टार्ट करेंगे? बैलेंस से। उसको रिसिप्ट और इशू में नहीं डालना है। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस नहीं है करके हम रिसिप्ट से लेंगे। तो 3 दिसंबर की डेट डाल दो। अब महीना कॉमन है इसलिए दिसंबर लिख के मैं यहां पर 3 कर देता हूं। कितना किलो आया बोलो? 200 किलो। कितने रुपए वाला आया? 20। तो क्वांटिटी में डालोगे 200, रेट में डालोगे 20 और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 4000। 3 दिसंबर को रिसिप्ट हुआ, कुछ इशू हुआ क्या इस दिन? नहीं। तो आप इशू वाले कॉलम को डैश 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 कर देना, खाली कर दो। अब बैलेंस में आ जाओ। अब आपने इतना लाया, उस सामान को स्टोर में रख दिया, तो स्टोर में कितना मटेरियल पड़ा होगा अभी? 220 वाला 4। जैसे ही एक डेट खत्म हुई आपको क्या करना है? लाइन खींच के बंद कर देना है। क्लोज कर दिए। क्लियर है? चलो अब 3 दिसंबर के बाद कौन सी डेट है बोलो? 4। 4 तारीख को क्या हुआ? 100 किलो गया इशू। तो इस दिन रिसिप्ट नहीं हुआ तो रिसिप्ट ब्लैंक हो जाएगा। 100 किलो गया। 100 किलो जो आप इशू करोगे कहां से करोगे? ये जो है ना, ये हमेशा अपने गोडाउन की पोजीशन बताता रहता है कि आपके गोडाउन में कितना मटेरियल पड़ा है। तो अभी आपके पास गोडाउन में कितना मटेरियल पड़ा है? 220 रुपए वाला 4000, जिसमें से आप 100 को क्या कर दोगे? इशू कर दोगे। तो इशू कर दोगे तो कितने का जाएगा वो? 2000। अब 200 में 100 चला गया, 200 में से 100 निकल गया। अब कितना बचेगा? 100 बचेगा, 20 वाला 2000। डेट खत्म। बस यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक। इसके बाद 4 तारीख के बाद क्या हो रहा है? 10 तारीख। 10 तारीख को 50 किलो फिर जा रहा है, ठीक है। 50 किलो कितने वाला? 20। कितना आएगा? 1000। 100 में से 50 चला गया, 100 में से 50 चला गया, कितना बचा? डेट खत्म, इसको बंद कर दो, ठीक है। 10 तारीख के बाद कौन सी तारीख है बोलो अब? 18 तारीख। 18 तारीख को क्या हो रहा है? 300 किलो आया, 18 रुपया वाला। 300 किलो आया 18, तो 18 तिया 54 होता है 5400 का मटेरियल आया। इस दिन कुछ इशू हुआ? अब मजे की बात यह है कि बैलेंस में मैं क्या दिखाऊं? आप लोग फ्रीज में टमाटर रखे हो, पुराना नया सबको लाके मिक्स कर दिए, पता चलेगा कि कौन सा नया है कौन सा पुराना है? जो पिलपिला हो गया होगा तो समझ में आएगा, लेकिन प्रैक्टिकली देखने पे पता चलेगा कि नया पुराना क्या है? नहीं। तो आपको पुराना मटेरियल को अलग रखना है और नए वाले को अलग रखना है। तो पुराना वाला हमारे पास पहले से कितना है, तो पुराने बैलेंस को भी वापस से लेके चलना है, उसको छोड़ थोड़ी देंगे। मतलब हमारे गोडाउन की पोजीशन बताता है ना बैलेंस वाला कॉलम। तो पुराना मटेरियल हमारे पास कितना था? 50, 20, 1000 रुपए का। और नया कितना आया? कितने वाला? 18, 5400। इसका यहां पर छोटा सा टोटल लगा दो। तो टोटल कितना किलो है? रेट का कभी टोटल मत लगाना, और इसका अमाउंट का टोटल लगा दो तो 6400। अब इसको बंद कर दो। तो ये अब आपकी गोडाउन की पोजीशन है 18 तारीख को। 18 तारीख को आपके पास कितना मटेरियल पड़ा है?
350 किलो, जिसमें से 50 किलो जो है 20 रुपया वाला है और 300 किलो 18 वाला है। क्लियर है? मतलब ये पहले आया हुआ मटेरियल बोल सकते हैं और ये बाद में आया हुआ मटेरियल है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 18 तारीख के बाद कौन सी तारीख है? 28, 20 है। 20 को क्या हो रहा है बोलो? 20 को क्या हुआ? इशू हुआ है। कितना? 300 किलो। अब यहां पर है ना, आपको दिमाग से काम लेना है, दिल से काम नहीं लेना है। मतलब इमोशनल नहीं होना है। मेरा बोलने का मतलब 300 किलो आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे 300 किलो? पहले 50 वाला उठाएंगे, वो खत्म हो जाएगा, फिर नए में हाथ डालेंगे। इमोशनल होने का बोलने का मतलब 300 दिख रहा है, 300 उठा के दे इशू कर दो, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, तो हम 50 पहले उठा रहे हैं। ये एरो आप लोगों को नहीं बनाना है, मैं आप लोगों के लिए समझाने के लिए बना रहा हूं। ये 50 गया, 20 वाला 1000, टोटल कितना करना था? 300। 50 कर दी, और कितना करना पड़ेगा? 250। तो कितना होता है? 250 इंटू ये करोगे तो 4500। ठीक है, ये आ गया 300। इसका टोटल आएगा कितना? 5500। अब आपके गोडाउन में कितना मटेरियल बचा बताओ? बचा 50 किलो ही बचा, लेकिन 18 वाला बचा। तो 18 पंचे 90, 900। क्लियर है? 20 तारीख हो गई। 20 तारीख के बाद क्या हो रहा है बोलो? 28। फिर आया 50 नया। कितने वाला? 15 वाला। 750। ठीक, इधर कितना बचेगा बोलो? पुराना 50 को नीचे वापस लाना है, छोड़ना नहीं उसको। 50, 18, 900, और ये कितना हो जाएगा? 50, 15, 750। जब भी दो अलग अलग रेट का मटेरियल रहा तो उसको टोटल लगा के दिखाना है। तो ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 1650। ठीक है, इसके बाद लास्ट 30 तारीख को क्या हो रहा है? 100 किलो इशू कर दिए। 100 किलो इशू कर दिए, पूरा खत्म हो जाएगा। अब लेकिन अलग अलग दिखाना जरूर है उसको। ये 50 गया, ये कितने वाला था? और ये कितने वाला था? 15। ये 900, 750। गोडाउन में कुछ बचा? ये हो गया हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इलस्ट्रेशन नंबर 4। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लो। अच्छा, नोट करोगे तो कैसे नोट करोगे? फेयर कॉपी आप लोग बना लिए हो। ठीक है, मैं कल बोल तो दिया था कि नोट्स वगैरह आप लोगों को उतना ही यूज करना है जितना जरूरत है, लेकिन भाई लिख के रखना पड़ेगा। उसमें क्या हो जाएगा कि लिख के नहीं रखे तो फिर 15 दिन बाद जो पढ़ा है वो भी भूल जाओगे, है ना। तो नोट्स का नोट करना जरूरी है। तो मैं एक काम कर रहा हूं लिखने के लिए, है ना। मैं अभी आप लोगों को 2 काम दे रहा हूं। पहला काम मैं आप लोगों को यह दे रहा हूं कि आज जो मैंने आप लोगों को करवाया उसको नोट कर लो, और दूसरा काम ये दे रहा हूं कि एक क्वेश्चन आप लोगों को भी बनाना है बैठ के, तो प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। ठीक है, तो लिखने के लिए जो मैं दे रहा हूं ना, इसको मैं यहां पर एक पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर कर दे रहा हूं। अच्छा, मेरे पास है ना, आप लोगों के किसी के भी नंबर नहीं है, आपका भी नंबर नहीं, लेकिन मोबाइल वाला प्रॉब्लम है ना, तो मैं मोबाइल ही चेंज कर डाला। 5000 रुपये डिस्प्ले बनाने में लगेगा, बोलते मैं छोड़ नया मोबाइल। तो मैं ये बोल रहा हूं कि बहुत सारी चीजें हैं पीडीएफ में, क्या एक पन्ना नहीं है, ये पूरा इतना सारा है, देखो। तो मैं वही बोल रहा था, आपके पास मेरा नंबर है ना, आप मेरे को हाई लिख के भेज दो, लेकिन मेरा व्हाट्सअप भी बंद है।
चालू ही नहीं है मेरे में, व्हाट्सअप ही नहीं चालू है अभी। एक मिनट रुक जाओ। मेल कर दूं बोल रहे हो? चलो एक काम करो, आप लोग फोटो खींचने का बोल रहे हो ना, ऐसे करके फोटो ले लो। दिख रहा है ना पूरा? हो गया? हो गया। चलो इसका भी ले लो फोटो। इसी सीक्वेंस में नोट्स बनेगा ना आपकी कॉपी में, क्वेश्चन बाद में सॉल्व करना, पहले नोट्स बना लेना। आप चालू कर दिए क्या क्वेश्चन बनाना? अच्छा, हो गया। अभी ये ठीक। मैं आप लोगों को भी एक क्वेश्चन दे रहा हूं बनाने के लिए, नोट्स पहले लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ये दिख रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 5 में। ओपनिंग बैलेंस वाली बात नहीं आ गई है इसमें, नहीं मतलब इसमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, देखो है ना? नहीं नहीं सॉरी, ये मत बनाना, रुको, इसमें शॉर्टेज है। ओपनिंग बैलेंस तो है, शॉर्टेज है। पहले बेसिक क्वेश्चन देता हूं, उसके बाद चलो क्वेश्चन ये वाला नोट करो, क्वेश्चन नंबर 1 नोट करो। नोट करो मतलब इसका फोटो ले लो। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। एक और दे रहा हूं छोटा सा। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन बनाना है। ये तीनों बेसिक क्वेश्चन है जो हमने आज बनाए। तो अभी नोट्स लिखने के बाद इसी को सॉल्व करना है।